राजस्थान में करणी सेना प्रमुख की हत्या के बाद से माहौल गर्मा गया। करणी सेना ने बंद का ऐलान कर दिया है। आज देश के अलग अलग हिस्सों में करणी सेना के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे। कल उदयपुर समेत कई शहरों में सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग करने लगे। सुखदेव सिंह की हत्या की उस वक्त हुई जब वो जयपुर में थे, अपने घर पर ही थे। 3 हत्यारे मिलने के बहाने घर के भीतर आते हैं, कुछ देर तक उनसे बातचीत करते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं। दिन दहाड़े हत्या से पूरे राजस्थान में सनसनी फैल गई। हत्या के बाद से आरोपी भाग गए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। अधिकारियों को पकड़ने के लिए पूरे राजस्थान में अभियान उनका जारी है। ईडी ने लॉरेंस गैंग के ठिकानों पर छापेमारी भी की। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जिस बदमाश ने हत्या की जिम्मेदारी ली है, उसका एक लंबा आपराधिक इतिहास है। गोगा मेड़ी की हत्या से उसके समर्थकों में बेहद नाराजगी और वो जान देने या लेने की बात कर रहे हैं। आरोपियों को पकड़े, नहीं तो पूरे राजस्थान में उग्र आंदोलन होगा। फांसी की सजा दी जाए सबको जितने भी अपराधी थे, नहीं तो हम पूरा राजस्थान जाम कर देंगे। रंजी से सारी साजिश से मारा गया है, हमें सब समझ में आता है। और रोहित गोदारा लॉरेंस ट्वीट कर रहा है, जिम्मेदारियां ले रहा है। जब राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का समय चल रहा है, 3 दिसंबर को कांग्रेस सरकार की विदाई हो चुकी है और बीजेपी सरकार बनने जा रही है। इस बीच जयपुर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जयपुर में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली है। जब ये कई दिनों से रेकी कर रहे थे और जब भी इनको पता लगा भी अभी उनके बॉडीगार्ड छुट्टी पे, तो उसने फायरिंग की है। आपके संगठन भी जुड़े हुए और लॉरेंस के बिल्कुल हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संगठन से और हम इसी के लिए हम हमारी जान देने के लिए तैयार है। तो आपको किन पे शक है? लॉरेंस बिश्नोई पे शक है? अभी हम नहीं कह सकते कि लॉरेंस बिश्नोई के आदमी है कि नहीं है, हम नहीं कह सकते। रोहित गोदारा ने गोगामेड़ी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। बताया जा रहा है कि उसने 19 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। वो अब तक 15 बार जेल जा चुका है। रोहित गोदारा बीकानेर के कालू थाने का मोस्ट वांटेड है। गोदारा के गैंग में 150 अपराधी हैं। राजस्थान के अलावा वो और उसके गुर्गे हरियाणा और पंजाब में भी वारदात को अंजाम देते हैं। उसके खिलाफ 32 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी उसका नाम आ चुका है। नागौर से कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को उसने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने गोदारा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दिया था। उस पर 1 लाख का भी इनाम है। 2022 में वो गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या की जिम्मेदारी ले चुका है। इनकी आपराधिक छवि को देखते हुए इनके हटा दिया था लोकेंद्र सिंह कालवी ने। तब इन्होंने अपना एक अलग करणी सेना बनाया था, मगर कई तरह के विवाद चलते रहते थे। मसलन ये मकान है, इस मकान को लेकर मकान मालिक से विवाद चलता रहता था। रहने के लिए दिया था, मगर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी इस मकान को खाली नहीं कर रहे थे। वो भी एक विवाद लंबे समय से यहाँ पर चल रहा था। इसके अलावा भी उनकी 3 पत्नियां कही जा रही थी। कई बार यहाँ पर पत्नियों के साथ भी झगड़ा चलता था उनका, और 2 पत्नियां तो कई बार सोशल मीडिया पर लाइव आकर भी झगड़ा की थी। तो इस तरह से लंबे समय से यहाँ पर विवाद का एक घर रहा था। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद जयपुर गोगामेड़ी के समर्थक गुस्से में और हमलावरों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शरद कुमार के साथ जय किशन, जयपुर, आज तक। सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या के बाद से जयपुर से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने अभी सत्ता संभाली भी नहीं कि इतनी बड़ी वारदात हो गई। वसुंधरा राजे ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि जब बीजेपी शासन की शुरुआत इतनी भयावह है तो आगे क्या हो। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी को जो धमकियां मिली थी, उनके चलते हुए उन्होंने पुलिस प्रशासन को इसके लिए आगाह भी किया था, लेकिन दुर्भाग्य से जिस स्तर पर उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए थी उस स्तर पर सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। निश्चित रूप से इसके लिए भी जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है और साथ साथ में जिन लोगों ने ये दुर्दांत कृत्य किया है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। पर अगर भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत ऐसी है तो आगे चलकर क्या क्या होगा। जरा सी घटना होती थी, तत्काल 4 घंटे 5 घंटे में अशोक गहलोत जी रिजल्ट देते थे।
आप देखिए इसमें क्या होता है। बीजेपी भले ही सीएम चेहरे पर मंथन कर रही है, लेकिन कांग्रेस इस मामले में काफी आगे निकल चुकी है। कांग्रेस ने तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। कल यानी कि 7 दिसंबर को रेवंत रेड्डी सीएम पद की शपथ भी लेंगे और इस समय रेवंत दिल्ली में ही है और आज कांग्रेस आलाकमान के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग में मंत्रिमंडल के प्रारूप को लेकर चर्चा हो सकती है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। कांग्रेस पार्टी ने इन्हीं की अगुवाई में तेलंगाना चुनाव लड़ा और प्रचंड जीत हासिल की। हालांकि खुद रेवंत रेड्डी चुनाव हार गए। And with the discussion with the senior leadership, Honorable Congress President decided to go with Revanth Reddy, our PCC President. तीन राज्यों में मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी ने अभी तक अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। प्रधानमंत्री के आवास पर लंबी बैठक हुई, लेकिन किसी भी नाम पर मुहर नहीं लग पाई। सीएम तो छोड़िए, इन राज्यों में ऑब्जर्वर कौन बनकर जाएगा, ये भी तय नहीं हुआ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है, लेकिन 4 दिन के बाद भी स्थिति वही है। रिजल्ट आने वाले दिन जो स्थिति थी, यानी कि जेपी नड्डा, पीएम मोदी, अमित शाह के बीच में मंगलवार को मीटिंग भी हुई, लेकिन नतीजा कुछ निकला ही नहीं। इस बीच में तीनों ही राज्यों में चर्चाओं का बाजार गरमाया हुआ है। राजस्थान में 5 नाम चर्चाओं में है। इसमें तो 2 केंद्रीय मंत्री भी हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव। इसके अलावा राज्य स्तर पर जो नाम चल रहे हैं वो है वसुंधरा राजे का। चुनावी नतीजों के बाद वसुंधरा अपने समर्थक विधायकों के साथ बैठक भी कर चुकी हैं। अलवर के सांसद महंत बालकनाथ और बीजेपी सांसद दिया कुमारी का भी नाम रेस में है। दोनों ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है। हालांकि बालकनाथ ने आज तक से कहा कि उन्हें नहीं पता कि उनका नाम मुख्यमंत्री रेस में है। उन्होंने कहा कि मैं तो उस व्यक्ति को खोज रहा हूं जिसने मेरा नाम प्रचारित किया है। मुख्यमंत्री पद को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी तस्वीर साफ नहीं है, बस कयास लगाए जाने। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के अलावा 2 और नाम चल रहे हैं। एमपी में शिवराज सिंह का नाम सबसे आगे है, लेकिन शिवराज सिंह खुद कह रहे हैं कि हम तो कार्यकर्ता हैं, हमारे बारे में पार्टी फैसला करती है और पार्टी जो कहेगी वही होगा। इस बीच शिवराज सिंह चौहान आज छिंदवाड़ा जाएंगे। छिंदवाड़ा वो जिला है जहां बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। सभी 7 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ छिंदवाड़ा से ही आते हैं और इस इलाके में उनकी अच्छी खासी पैठ है। आज शिवराज यहां पर आकर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे, हार की समीक्षा करेंगे कि आखिर कमलनाथ के किले में ऐसा क्या है कि शिवराज के विजय बाण उसे भेद नहीं पाए। कार्यकर्ता हूं, पार्टी ने जब जो काम दिया उस काम को पूरी प्रामाणिकता, ईमानदारी और जितना मुझ में सामर्थ्य था उस सामर्थ्य को झोंक के मैंने वो काम पूरा करने का प्रयास किया है। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। मध्य प्रदेश में नाम भले ही अभी तक तय नहीं हो, लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी का जश्न जारी है। रीवा में बीजेपी विधायक के लिए स्वागत समारोह चल रहा है और इस दौरान विधायक सिद्धार्थ तिवारी अपने समर्थकों के साथ मंच पर खड़े थे, तभी मंच टूट गया। विधायक समेत उनके दर्जनों समर्थक नीचे गिर गए। खरी मत इस बात की रही कि किसी को चोट नहीं आई। सिद्धार्थ तिवारी ने रीवा के क्योंथर से चुनाव जीता है और इस समय अलग अलग क्षेत्रों में उनका स्वागत समारोह चल रहा है। चाक घाट में भी विधायक के समर्थन में जश्न चल रहा था कि अचानक ये मंच टूट पड़ा। डीएमके सांसद सेंथिल कुमार के गौमूत्र वाले बैन पर हंगामा हो गया। बीजेपी के विस्तार पर बोलते हुए सेंथिल ने कहा कि ये लोग सिर्फ हिंदी पट्टी के राज्यों में चुनाव जीत सकते हैं। हम हिंदी पट्टी के राज्यों को गौमूत्र स्टेट कहते हैं। सेंथिल जिस वक्त ये बयान दे रहे थे उस वक्त संसद में गृहमंत्री शाह भी मौजूद थे। People of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana and Karnataka. We are very strong over there. बवाल हुआ तो डीएम के सांसद की सफाई भी आई। उन्होंने कहा कि हमने कुछ भी गलत नहीं कहा, इसमें कुछ भी विवादित नहीं है। हालांकि बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि यह सनातन का अपमान है।
जल्द ही डीएमके के लोगों को यह पता चलेगा कि गौमूत्र की शक्ति क्या होती है। वहीं बीजेपी सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि डीएमके की ओछी मानसिकता है, ये लोग मोदी की पॉपुलैरिटी से चलते हैं। ये तो मुझे लगता है कि सनातनी परंपरा का बहुत बड़ा निरादर है और गौमूत्र के क्या क्या लाभ हैं शायद डीएमके को भी समझ आ जाएंगे, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन जो है सनातनी परंपराओं की, सनातनियों की, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन और आरक्षण संशोधन विधेयक पर लोकसभा में चर्चा हुई। इस दौरान कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सरकार की नीयत पर गंभीर प्रश्न खड़े किए। मनीष तिवारी ने कहा कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है उसको लेकर संशोधन लाना ठीक नहीं है। मनीष तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार का यह कदम संवैधानिक नैतिकता के विपरीत है। संवैधानिक नैतिकता का तकाजा यह बनता कि एक फैसला, एक कानून जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चुनौती दी गई, जब तक उसके ऊपर फैसला नहीं आ जाता उसमें कोई संशोधन करने वाला कानून इस सदन के सामने आना ही नहीं चाहिए। केंद्र ने जो संशोधन पेश किया उसके जरिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 करने का प्रस्ताव। इसमें कश्मीर से पलायन कर गए हिंदुओं के लिए भी 2 सीटें रिजर्व करने का प्रावधान है। शेड्यूल कास्ट के लिए 7 जबकि शेड्यूल ट्राइब के लिए यहां पर 9 सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था है। आज गृहमंत्री अमित शाह लोकसभा में इस विधेयक पर जवाब देंगे। कल जब मनीष तिवारी ने प्रश्न उठाया तो गृहमंत्री बीच में खड़े हो गए थे और उन्होंने कहा था कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं आज, ये इस कार्य की शुरुआत ही कांग्रेस ने की थी। इस देश में राष्ट्रपति शासन डालने की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की और जितने भी राष्ट्रपति शासन की अधिसूचना है सभी में संविधान की इस धारा को निरस्त कर ही कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति शासन डाला है, क्योंकि अगर वो नहीं करते हैं तो राज्य का बजट भी पारित नहीं कर सकते। चक्रवाती तूफान मिचोंग का लैंडफॉल हो गया। कल दोपहर लगभग 1 बजे आंध्र प्रदेश के नेल्लोर तट से ये मिचोंग टकराया और तूफान जब टकराया तो हवा की रफ्तार लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। मिचोंग की वजह से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, तेलंगाना में अलर्ट है। आंध्र और तमिलनाडु में तो तेज बारिश हुई। सबसे ज्यादा नुकसान चेन्नई में हुआ। बारिश की वजह से शहर भर में पानी भरा हुआ है। तूफान और भारी बारिश की वजह से अब तक 12 लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज का संगम तट इन दिनों विदेशी मेहमानों से गुलजार है और ये मेहमान हर साल बिना वीजा पासपोर्ट के भारत आते हैं और गंगा यमुना के मैदानों तक फैल जाते हैं। संगम तट विदेशी पक्षियों के आने से पर्यटकों की यहां पर संख्या भी बढ़ गई है। सुबह शाम पर्यटक इन पक्षियों को देखने के लिए आते हैं और इन्हें दाना भी डालते हैं और ये परिंदे रूस के साइबेरिया से आते हैं। इनकी यात्रा का सबसे कठिन पड़ाव तब आता है जब ये हिमालय की ऊंचाई को पार करते हैं। हिमालय को पार करने के दौरान कई बार इनकी मौत भी हो जाती है। प्रयागराज पहुंचे ये मेहमान फरवरी और मार्च तक रहते हैं और फिर उसके बाद वापस लौट जाते हैं।